दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है गैमट। दोस्तों गैमट का मतलब होता है पूरा दायरा, संपूर्ण सीमा या फिर सभी प्रकार। ओके, उसे हम जो है वो गैमट कहते हैं। यानी कि गैमट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की पूरी रेंज या फिर कंप्लीट वैरायटी। जब हम कहना चाहते हैं कि सभी टाइप्स, सभी लेवल्स या फिर पूरी सीरीज किसी चीज़ की शामिल है किसी चीज़ में, तो तब हम जो है वो गैमट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्ड है वो हम इमोशंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, कलर्स के लिए, स्किल्स के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए और टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि ये जो वर्ड है वो बहुत यूज़ होता है और हम भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कपड़ों की दुकान है, यानी कि एक क्लोथिंग स्टोर है, उसमें बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक के जो है वो हर टाइप के कपड़े मिलते हैं, तो कहा जा सकता है कि स्टोर में जो है वो अ वाइड गैमट ऑफ क्लोथिंग ऑफर कर रही है। यानी कि स्टोर क्या कर रही है, अ वाइड गैमट ऑफ क्लोथिंग मतलब कि ऑफर कर रही है, यानी कि हर वेराइटी, सभी टाइप, सभी लेवल्स के कपड़े, पूरी सीरीज के कपड़े जो है वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि गैमट यानी होता क्या है। वैसे अगर मान लीजिए कि एक एक्टर जो है वो मूवी में खुशी, गुस्सा, दुख और एक्साइटमेंट सभी इमोशंस दिखाता है, तो उसने क्या किया है, द फुल गैमट ऑफ इमोशंस दिखाया है, यानी कि हर तरीके के इमोशंस दिखाए। ठीक है, यानी कि इमोशंस की कंप्लीट वैरायटी दिखाई है। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है जैसे कि हर टाइप के प्रोडक्ट होना, सभी इमोशंस दिखाना, दूसरे कोर्सेज का कंप्लीट रेंज होना। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का अलग अलग कंप्लीट रेंज होता है, वो हर लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो मतलब कि सेंटेंसेस है, किस चीज़ के एग्जाम्पल है, तो गैमट के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि गैमट का जो मतलब है वो सिर्फ रेंज नहीं होता। रेंज का मतलब होता है किसी चीज़ की लिमिट या फिर किसी चीज़ की वैरायटी, लेकिन गैमट का मतलब होता है किसी चीज़ का कंप्लीट रेंज। ओके, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिर तक की पूरी वैरायटी, उसे हम जो है वो गैमट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शॉप में जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलते हैं, तो ये तो होता है रेंज। ठीक है, यानी कि मतलब कि अलग अलग आइटम्स मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक दूसरी शॉप है, उसमें ऑलमोस्ट हर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक, एकदम शुरुआती वाले प्रोडक्ट से लेकर तो आखिर तक, यानी कि एडवांस तक, इस तरीके से। तो ये होता है किसी चीज़ का गैमट होना। ठीक है, यानी कि जिसमें शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी वैरायटी शामिल होती है, उसे हम जो है वो गैमट कहते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि रेंज एक वर्ड है, स्पेक्ट्रम है और वेराइटी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेंज यानी क्या होता है। दोस्तों रेंज का मतलब होता है चीज़ की वैरायटी या फिर चीज़ का एक्सटेंट। रेंज क्या है, तो एक जनरल वर्ड है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि स्टोर में जो है वो फोन्स की वाइड रेंज है। वाइड रेंज है यानी कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग रेंजेस के जो है वो वहाँ पर फ़ोन है, हर तरीके का फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो ये होता है किसी चीज़ की मतलब कि रेंज होना। अगला हमारा वर्ड है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के अलग अलग लेवल्स या फिर टाइप की पूरी सीरीज होना, उसे हम जो है वो स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि स्पेक्ट्रम जो है वो अक्सर डिफरेंट लेवल्स या फिर कैटेगरीज को दिखाता है। जैसे कि डिस्कशन में ओपिनियन का जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम था, यानी कि अलग अलग लेवल के, यानी कि अलग अलग टाइप्स के जो है वो ओपिनियन थे, इस तरीके से। यानी कि हर किसी का एक ही ओपिनियन थोड़ी था, अलग अलग था, तो इसलिए जो है वो क्या हो गई, चीज़ें डाइवर्सिफाई हो गई, यानी कि स्पेक्ट्रम यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा हमारा वर्ड आता है वेराइटी। दोस्तों वैरायटी का मतलब होता है अलग अलग टाइप्स या फिर काइंड्स होना, प्रकार जिसे हम कहते हैं ना, उसे हम वैरायटी कह सकते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट में जो है वो डिशेस की वैरायटी होती है, यानी कि अलग अलग टाइप की डिशेस होती है, लेबनीज, जापानीज, थाई या फिर चाइनीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, वैरायटी है। ओके, इंडियन, पंजाबी, ये सारी चीज़ें, इसे हम वैरायटी कहते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, काइंड्स है, उसे हम कहेंगे वैरायटी। तो ये सारे हमारे क्या है, तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि लिमिटेशन एक वर्ड है, नैरोनेस है या फिर स्कार्सिटी है।
सबसे पहला हमारा वर्ड आता है लिमिटेशन। सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि लिमिटेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, या फिर जिसमें लिमिटेड स्कोप होता है, इतनी ज़्यादा वेराइटी नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी ने जो है वो कोर्सेज का फुल गैमट ऑफर किया, लेकिन छोटे इंस्टीट्यूट की लिमिटेशन की वजह से वहाँ पर जो है वो ऑप्शंस कम थे। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर गैमट ऑफर कर दिया आपको। गैमट यानी कि वाइड रेंज ऑफ, मतलब कि बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज ऑफर कर दी कि आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन कोई एक छोटी सी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपको जो है वो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या आ चुकी है, लिमिटेशन आ चुकी है। इस तरीके से आपको डिफरेंस समझना है कि गैमट में डिफरेंस क्या है और लिमिटेशन में डिफरेंस क्या है। अगला हमारा वर्ड आता है नैरोनेस। नैरोनेस का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही लिमिटेड होना या फिर रिस्ट्रिक्टेड होना, छोटी होना जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम जो है वो नैरोनेस कहेंगे। ओके, गैमट वाइड और कंप्लीट वैरायटी को दिखाता है, जबकि नैरोनेस लिमिटेड चॉइसेस को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ओल्ड लाइब्रेरी है, उसकी नैरोनेस की वजह से वहाँ पर जो है वो बुक्स कम थी, यानी कि बुक्स की वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसे हम जो है वो नैरोनेस कह सकते हैं। और इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्कार्सिटी। दोस्तों, स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। गैमेट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जबकि स्कार्सिटी में ऑप्शंस या फिर रिसोर्सेज की क्या होती है, कमी होती है। ओके, यानी कि अभाव होता है, तो उसे हम जो है वो स्कार्सिटी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटे टाउन में जो है वो कपड़ों की दुकान की मतलब कि स्कार्सिटी है, यानी कि एक छोटा सा गाँव है, कोई मतलब कि कस्बा है, तो उसमें जो है वो कपड़ों की दुकान इतनी हाईफाई या फिर कपड़ों की दुकान बहुत ज़्यादा है भी नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर कपड़ों की दुकान की स्कार्सिटी है, अभाव है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो सारे एंटोनिम्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों, अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द स्टोर सेल्स अ वाइड गैमट ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये जो स्टोर है वो बहुत तरह के और लगभग हर कैटेगरी के जो सामान है या फिर जो प्रोडक्ट है वो बेचता है। यानी कि वाइड गैमट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स की पूरी और बहुत बड़ी वेराइटी है यहाँ पर। तो ना कि सिर्फ कुछ लिमिटेड आइटम्स है, बल्कि बहुत ही बड़ी वेराइटी है, यानी कि बहुत ही अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट, यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट, यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक, यानी कि पुराने से लेकर एडवांस तक सारे प्रोडक्ट आपको जो है वो एक ही दुकान में देखने के लिए या फिर खरीदने के लिए मिल जाएंगे। तो इससे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे गैमट। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि गैमट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बलाय। दोस्तों, इसे बलाय प्रोनाउंस करते हैं और इसका मतलब होता है कि झुटलाना, किसी चीज़ को गलत साबित करना, या फिर जो असली सिचुएशन या फिर जो असली कंडीशन होती है उसे छुपा देना, या फिर किसी को कंफ्यूज कर देना। ठीक है, यानी कि एक तरीके से गलत साबित करना, किसी को झूठ बोलकर फंसाने की कोशिश करना, असली सिचुएशन को छुपा देना। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बलाय का यूज़ कर सकते हैं। बलाय का मतलब होता है किसी चीज़ का, यानी कि ऐसा इंप्रेशन देना जो कि सच ना हो, या फिर किसी बात को अपनी जो अपीयरेंस है, बिहेवियर है, या फिर जो अपना जो फैक्ट है उसके थ्रू जो है वो गलत साबित कर देना। यानी कि जो चीज़ बाहर से दिख रही हो लेकिन असल में वैसी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बलाय, हम उसे कह सकते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें जो है वो किसी के बिहेवियर के बारे में बात करनी होती है कि भाई ऊपर से जो है वो कोई बहुत ही खुश है लेकिन अंदर से दुखी है, तो वो क्या कर रहा है कि उस चीज़ को बलाय कर रहा है, यानी कि अपने दुख को जो है वो हैप्पीनेस के जरिए बलाय कर रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज़ करेंगे, अपीयरेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज़ करेंगे, या फिर जो हमारी फीलिंग्स होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में, रियलिटी को हाइड करने के लिए कॉन्टेक्स्ट में, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बलाय इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि अगर एक कोई स्टूडेंट है जो कि बहुत ही शांत दिख रहा है, काम दिख रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ही वो नर्वस है, तो उसका फेस जो है वो क्या कर रहा है, उसका जो काम फेस है वो बलाइस क्या करता है, उसकी नर्वसनेस को बलाय कर रहा है। तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि बलाय यानी होता क्या है। वैसे अगर कोई पुरानी बिल्डिंग बाहर से जो है वो वीक दिखती है लेकिन अंदर से बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसकी अपीयरेंस उसकी रियल स्ट्रेंथ को क्या कर रही है, बलाय कर रही है, यानी कि छुपा रही है या फिर झुटला रही है, गलत साबित कर रही है। इस तरीके से आपको समझना है कि बलाय यानी होता क्या है। जैसे कि मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दुख, या फिर शांत चेहरे के पीछे नर्वसनेस छुपी हुई होती है, सिंपल अपीयरेंस का हाई क्वालिटी को हाइड कर लेना, या फिर बाहर से कमज़ोर दिखना लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे बलाय के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि बलाय का जो मतलब है ये झूठ बोलना नहीं होता है, यानी कि लाय नहीं होता है। लाय का क्या मतलब होता है, जानबूझकर झूठ बोलना। लेकिन बलाय का मतलब होता है कि अपीयरेंस, बिहेवियर या फिर फैक्ट का गलत इंप्रेशन देना, चाहे किसी ने कुछ बोला हो या फिर ना बोला हो। जैसे कि मान लीजिए कि उसने जो है, कोई व्यक्ति है, उसने जो है वो अपनी एज के बारे में, यानी कि अपनी उम्र के बारे में जो है वो झूठ बोला। ठीक है, उसने अपनी जो है वो उम्र कम बता दी। लेकिन मान लीजिए कि किसी का यंग फेस उसकी असली एज को छुपा रहा है कि भाई वो, यानी कि है तो बहुत ही बड़ा, जैसे कि बड़े बड़े आप सेलिब्रिटीज देखो, एक्टर्स देखो, कितने फिट होते हैं,
वो लगते नहीं है कि 40-50 साल के हैं, फिर 60-70 साल के, लेकिन वो मतलब कि होते हैं उतने, ओके। यानी कि उनका फेस क्या बताता है कि भाई ये 30-40 है, फिर मतलब कि 20-30 साल का ऐसा दिखता है। लेकिन उनका अंदर से जो बॉडी है वो कितने साल की हो चुकी है, तो वो मतलब कि 60-70 साल की हो चुकी है। यानी कि उनका अपीयरेंस क्या कर रहा है, उनकी असली एज को छुपा रहा है। तो ये होता है बलाई करना। लाई करना और बलाई करना बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब बारी आती है हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्ट है, डिस्गाइज या फिर कंसील। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कॉन्ट्राडिक्ट। इसका क्या मतलब होता है कि किसी स्टेटमेंट या फिर फैक्ट को गलत साबित करना। जैसे कि एविडेंस ने जो है वो किसी के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया, किया यानी कि उस सबूत ने जो है वो उसके स्टेटमेंट को, उसके बयान को गलत साबित कर दिया। या फिर उसकी मतलब कि स्माइल ने, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उसकी स्माइल ने उसके दुख को बलाय किया, तो ये तो होता है बलाय करना, और कॉन्ट्राडिक्ट करना यानी कि झूठा साबित करना। दोनों में डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस समझना है, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिस्गाइज। डिस्गाइज का क्या मतलब होता है कि अपना जो असली रूप है या फिर अपनी जो सच्चाई है उसको छुपा लेना, भेस बदलना, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से, उसे हम डिस्गाइज कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चोर है, उसने जो है वो अपनी आइडेंटिटी मतलब कि डिस्गाइज की यानी कि किसी और की आइडेंटिटी ले ली, यानी कि भेस बदल दिया, इस तरीके से हम कहेंगे। तो यही होता है डिस्गाइज करना। और अगला हमारा वर्ड आता है कंसील। कंसील का क्या मतलब होता है, कंसील का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से ही छुपा देना। कंसील बेसिकली डायरेक्ट हाइडिंग को दिखाता है कि कोई चीज जो है वो छुपाई जा रही है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने जो है वो रिपोर्ट को कंसील कर दिया यानी कि पूरी तरीके से छुपा दिया। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि कंसील यानी होता क्या है। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स क्लियर है। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि रिवील है, रिफ्लेक्ट है या फिर कन्फर्म है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिवील, जहाँ पर हम जो है वो मतलब कि बलाय में या फिर हमारे जो सारे सिनोनिम्स हमने पढ़े हैं उसमें किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब हम जो है वो सामने लाना, उजागर करना, एक्सपोज करना, किसी चीज़ की पुष्टि करना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है रिवील, जो कि बहुत ही मतलब कि कॉमन सा वर्ड है, बहुत ही ईजी वर्ड है। रिवील का मतलब होता है सच्चाई को सामने लाना, उजागर करना बेसिकली। जैसे कि मान लीजिए कि किसी रिपोर्ट ने जो है वो सच रिवील कर दिया, कि सच्चाई क्या थी वो सबके सामने ला दी, तो ये होता है किसी चीज़ को रिवील कर देना। दूसरा हमारा वर्ड आता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को वैसे ही दिखाना जैसे कि वो असल में होती है, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट हम कहेंगे। जैसे कि हमारी परछाई होती है, वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे कि हम सामने मान लीजिए कि मिरर में देखते हैं, तो वो हमें कैसा दिखाती है, जैसे हम हैं वैसा ही दिखाती है, तो वो होता है किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि उसके एक्शंस उसकी ऑनेस्टी को रिफ्लेक्ट करती है, कि भाई उसकी जो भी एक्शंस है वो उसकी ऑनेस्टी को यानी कि उसकी ईमानदारी को दिखाती है। इस तरीके से हम समझेंगे कि रिफ्लेक्ट यानी होता क्या है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब भी बहुत ईजी है, कि इसका मतलब होता है किसी बात को जो है वो सच या फिर करेक्ट प्रूव करना, उसे हम क्या कहेंगे, कन्फर्म करना कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो मतलब कि ब्लड टेस्ट करवा के आते हो, और उसने जो है वो आपके मतलब कि रिजल्ट ने क्या किया, ब्लड टेस्ट के रिजल्ट ने आपके डायग्नोसिस को कन्फर्म कर दिया। यानी कि डॉक्टर ने जो बीमारी बताई थी कि आपको जो है, मान लीजिए कि डॉक्टर ने बताया कि आपको जो है वो शुगर हो सकता है, तो अभी तक चीज़ कंफर्म नहीं थी, लेकिन जैसे आपने जो है वो मतलब कि बता दिया कि टेस्ट करवा लिया है, तो डायग्नोसिस क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो ये होता है किसी चीज़ की पुष्टि कर लेना, ओके, यानी कि कंफर्म हो जाना, बहुत ही बेसिक वर्ड है। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, हर स्माइल बलाइड हर सैडनेस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसकी मुस्कुराहट देखकर लग रहा था कि वो खुश है, लेकिन असल में वो अंदर से कैसी थी, दुखी थी, सैड थी। तो यहाँ पर बलाइड का मतलब है कि उसकी स्माइल ने उसकी असली फीलिंग्स को छुपा दिया और एक गलत इंप्रेशन दिया। तो इस तरीके से हमने समझा है कि बला यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एबरेशन। एबरेशन का क्या मतलब होता है, एबरेशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो मतलब कि नॉर्मल नहीं हो, असामान्य हो, ठीक है। यानी कि सामान्य से कुछ हटकर है, जो मतलब कि नॉर्मली एक पैटर्न फॉलो करती है, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि भाई वो आज जो है वो कुछ अलग पैटर्न फॉलो कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एबरेशन हम उसे कह सकते हैं। यानी कि जिसमें अनियमितता होती है, ऐसा आप समझ लीजिए। यानी कि एबरेशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बिहेवियर जो नॉर्मल पैटर्न से थोड़ा सा अलग हो या फिर अनयूजुअल हो। जब कोई इंसिडेंट, जब कोई एक्शन या फिर सिचुएशन हमारी जो उम्मीद है, हमारी जो एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं होता है, और एक एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सेप्शन या फिर इरेगुलरिटी लगे हमें उसमें, तब हम जो है वो एबरेशन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये टेम्पररी भी हो सकता है और किसी नॉर्मल रूल का मतलब कि एक्सेप्शन भी हो सकता है। इस तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एबरेशन यानी होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट है,
जो कि हमेशा जो है वो क्लास में फर्स्ट आता है, लेकिन वो एक एग्जाम में जो है वो फेल हो गया, तो उसका फेल होना जो है वो एक एबरेशन माना जा सकता है, क्योंकि वो जो है वो उसके नॉर्मल परफॉर्मेंस से बिल्कुल अलग है। क्योंकि भाई वो हमेशा से जो है वो पास होता हुआ आया है, या फिर मतलब कि टॉप कर रहा है, फर्स्ट आ रहा है, लेकिन आज वो पहली बार फेल हो चुका है। तो अभी तक जो चल रहा जो पैटर्न है वो उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, यानी कि एबरेशन हो गया यहाँ पर। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ एक कंडीशन यानी कि एक पैटर्न फॉलो करती हुई आ रही है सदियों से, या फिर बहुत ही लंबे समय से, और एक पॉइंट पर आकर उस पैटर्न को तोड़ दिया जाता है या फिर उससे कुछ हटकर अलग हो जाता है, तो उसे हम जो है वो एबरेशन कह सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक अगर ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, वो एक बार जो है वो गलती से रॉन्ग रिपोर्ट सबमिट कर दे, तो वो उसके यूजुअल बिहेवियर से एक एबरेशन है कि भाई हमेशा जो है वो कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता है। इस बार उससे गलती हो गई, तो इस बार क्या हुआ है, एबरेशन हुआ है, कुछ अनयूजुअल हुआ है, कुछ नया हुआ है, इस तरीके से। यानी कि जैसे कि एक बार की अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक, नॉर्मल पैटर्न से कुछ अलग रिजल्ट होना, किसी का अनयूजुअल बिहेवियर होना कि भाई कोई बंदा जो है वो हमेशा शांत रहता है लेकिन आज वो गुस्सा कर रहा है, या फिर रेगुलर परफॉर्मेंस से हटकर कुछ इंसिडेंट हो जाना। तो ये सारे जो मतलब कि एग्जाम्पल्स है, किस चीज़ के एग्जाम्पल है, एबरेशन के ही एग्जाम्पल है। दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखनी है कि एबरेशन का मतलब सिर्फ मिस्टेक नहीं होता। मिस्टेक का क्या मतलब होता है, कोई भी गलती, छोटी हो बड़ी हो, यानी कि कैसे भी गलती, उसे हम जो है वो मिस्टेक कह सकते हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि मिस्टेक और एबरेशन का मतलब जो है वो डिफरेंट होता है। मिस्टेक तो हमने पढ़ लिया कि भाई कोई भी गलती होती है, लेकिन एबरेशन का मतलब होता है ऐसी अनयूजुअल या फिर एबनॉर्मल चीज़ जो नॉर्मल पैटर्न से अलग हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसने जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यानी कि छोटी सी गलती कर दी, तो ये होता है भाई नॉर्मल मिस्टेक करना। लेकिन मान लीजिए कि हमेशा टॉप करने वाला जो बच्चा है वो एक बार एग्जाम में फेल हो गया, तो ये होता है एबरेशन कि भाई कंसिस्टेंसी एक तरीके से फॉलो होती आ रही थी कि वो हमेशा टॉप कर रहा था, लेकिन आज जो है वो एकदम से फेल ही हो गया, ना सेकंड आया ना थर्ड आया, डायरेक्ट फेल। तो ये क्या हो गया, ये हम जो है वो जिस चीज़ को हम बिलीव नहीं कर पाते कि भाई ये ऐसा इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, या फिर इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसा था, या फिर इससे मतलब कि ये तो हमेशा ऐसा ही रहता था। तो जब हमें ऐसा लगे ना कि ये पहली बार इसके साथ क्या हो गया, तब हम समझ सकते हैं कि एबरेशन का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि अनॉमली, डेविएशन या फिर एक्सेप्शन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अनॉमली। अनॉमली का मतलब होता है कोई अनयूजुअल या फिर अबनॉर्मल चीज़ जो कि हमारी उम्मीद किए गए पैटर्न से कुछ अलग हो जाती है, तो उसे हम अनॉमली कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि साइंटिस्ट को डेटा में एक अनॉमली मिली, यानी कि कुछ नॉर्मल पैटर्न से कोई अलग चीज़ मिल गई, इसे हम क्या कहेंगे, अनॉमली कहेंगे। यानी कि अनॉमली और एबरेशन को देखा जाए तो ये काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन जो अनॉमली है वो ज़्यादातर साइंटिफिक या फिर जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, जबकि एबरेशन हम बिहेवियर या फिर किसी इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डेविएशन। डेविएशन का क्या मतलब होता है, नॉर्मल पाथ या फिर स्टैंडर्ड से हट जाना। डेविएशन का मतलब होता है कि रास्ता भटक जाना एक तरीके से, ओके। यानी कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उससे हटकर आप दूसरे रास्ते पर चलने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डेविएशन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ड्राइवर ने जो है वो रूट क्या कर लिया, डेविएट कर लिया, यानी कि डेविएशन कर लिया। डेविएशन कर लिया यानी कि रास्ता बदल लिया, यानी कि वो जो है वो डायरेक्शन से हट गया। इस तरीके से हम क्या कहेंगे, डेविएशन का हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा हमारा वर्ड आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो जनरल रूल को फॉलो ना करे, उसे हम जो है वो एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है, अपवाद जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि संडे को ऑफिस बंद रहता है, लेकिन इमरजेंसी में ऑफिस जो है वो खुलना क्या है, तो एक एक्सेप्शन है कि भाई आज के दिन जो है वो मतलब कि संडे को यूजुअली ऑफिस खुलता तो नहीं है, लेकिन आज का दिन मतलब कि कैसा है कि आज एक्सेप्शन है, इसलिए जो है वो आज मतलब कि खोल दिया, एक दिन को एक्सेप्शन रख लिया, यानी कि आज का दिन छोड़ दो, बाकी संडे को बंद रखा जाएगा। इस तरीके से एक्सेप्शन यानी कि किसी चीज़ को छोड़कर, अपवाद जिसे हम कह सकते हैं। आई होप आपको समझ आ चुके हैं ये सारे वर्ड्स। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि नॉर्मलिटी है, रेगुलरिटी है या फिर कंसिस्टेंसी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का क्या मतलब होता है, नॉर्मल या फिर एक्सपेक्टेड कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन नॉर्मल होती है और जिसकी हमें उम्मीद होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मलिटी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ आपको पहले से एक्सपेक्टेड थी कि आज आपका फ्रेंड आने वाला है, तो ये नॉर्मलिटी है भाई कि मुझे पहले से उम्मीद थी कि मेरा फ्रेंड आएगा, तो ये हो गई नॉर्मलिटी। दूसरा है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंटली सेम पैटर्न को फॉलो करना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलरिटी कहेंगे।
एबरेशन पैटर्न को तोड़ता है, रेगुलरिटी पैटर्न को मेंटेन करती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक दिन जो है वो मतलब कि लेट अराइवल की एक एबरेशन थी आपकी। मान लीजिए कि आप जो है वो कहीं पर हमेशा जल्दी जाते हो, टाइम पर जाते हो, एक दिन लेट चले गए तो ये तो हो गई एबरेशन, लेकिन बाकी दिन उसकी रेगुलरिटी बनाई रखी आपने तो ये हो गई फिर से रेगुलरिटी। तो इस तरीके से आपको समझना है कि रेगुलरिटी यानी होता क्या है। तीसरा हमारा वर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का तो मतलब आपको पता होगा कि हमेशा एक जैसा परफॉर्मेंस या फिर बिहेवियर दिखाना, तो उसे हम जो है वो कंसिस्टेंसी कहते हैं। यानी कि जो एक ही फ्लो, एक ही रिदम में चलती है कोई चीज़, तो उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंसी। ओके, तो ये भी हो गए हमारे सारे एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हिज पुअर परफॉर्मेंस वॉज एन एबरेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसका खराब परफॉर्मेंस एक अनयूजुअल इंसिडेंट था, उसके नॉर्मल परफॉर्मेंस जैसा नहीं था। यानी कि वो हमेशा शायद अच्छा परफॉर्म करता होगा, लेकिन इस बार जो है वो पहली बार क्या हुआ है कि उसने जो है वो खराब परफॉर्म कर दिया। तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा था, नॉर्मल परफॉर्मेंस से बिल्कुल अनयूजुअल था, यानी कि एबरेशन था इस तरीके से। तो यहाँ पर एबरेशन का मतलब एक टेम्पररी एक्सेप्शन या फिर नॉर्मल पैटर्न से हटकर हुई घटना है, ना कि उसकी रेगुलर परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई कोई घटना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एबरेशन यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है आउटपेस। आउटपेस का क्या मतलब होता है? आउटपेस का मतलब होता है आगे निकल जाना, किसी को पीछे छोड़ देना, तेजी से आगे बढ़ना, या फिर गति या फिर प्रगति में मात दे देना किसी को, तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटपेस करना हम उसे कह सकते हैं। यानी कि आउटपेस का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, किसी टीम, किसी कंपनी या फिर किसी चीज़ से जो है वो स्पीड, ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस में आगे निकल जाना। जब कोई दूसरों से ज़्यादा तेज प्रोग्रेस करता है, उन्हें जो है वो पीछे छोड़ देता है, तब आउटपेस वर्ड का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक रनर जो है वो रेस में सभी रनर से तेज भागकर सबको पीछे छोड़ देता है और वो जीत जाता है, तो उसने क्या कर दिया कि सबको आउटपेस कर दिया, यानी कि जो बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स थे उसको क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। वैसे अगर एक कंपनी नए प्रोडक्ट की वजह से अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करती है, तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या कर रही है, आउटपेस कर रही है, पीछे छोड़ रही है ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि आउटपेस यानी होता क्या है। यानी कि रेस में सबसे आगे निकल जाना, कॉम्पिटिटर्स से फास्ट ग्रो करना, क्लासमेट से मतलब कि सबसे बेटर परफॉर्म करना, या फिर टेक्नोलॉजी का ओल्ड मेथड से ज़्यादा डेवलप हो जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो आउटपेस कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आउटपेस का जो मतलब है वो सिर्फ रन फास्टर नहीं होता है। रन फास्टर का तो मतलब होता है सिर्फ तेज दौड़ना, लेकिन आउटपेस का मतलब होता है किसी को स्पीड, ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस में पीछे छोड़ देना। रन फास्टर का तो हम जो है वो फिजिकल सेंस में यूज़ करते हैं कि भाई कोई सच में भाग रहा है, एक्टिविटी हो रही है भागने की। लेकिन आउटपेस जो है वो हम भागने के सेंस में तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जब हम किसी के ग्रोथ की बात करते हैं, किसी के प्रोग्रेस की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, तो तब भी हम जो है वो आउटपेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, तो वो क्या कर रहा है, रन फास्ट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि वो रेस में सभी रनर से आगे निकल गया, अब भागने के कॉन्टेक्स्ट में भी वो जो है वो सबसे आगे निकल गया, और मतलब कि किसी चीज़ को ग्रो करने में या फिर जीतने के कॉन्टेक्स्ट में भी सबसे मतलब कि सबको पीछे छोड़ दिया उसने और वो जीत गया। तो ये होता है किसी को आउटपेस करना, बेसिकली ग्रोथ में आउटपेस करना, सक्सेस में आउटपेस करना, प्रोग्रेस में आउटपेस करना। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि भागने में और आउटपेस करने में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ओवरटेक है, सरपास है, या फिर आउटस्ट्रिप है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ओवरटेक। ओवरटेक का क्या मतलब होता है, किसी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना। जैसे कि हम गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, यानी कि जब हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो करते हैं ना, हम आगे निकल जाते हैं कट मारकर, तो वो होता है ओवरटेक करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कार ने ट्रक को ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक कर लिया यानी कि उसको पीछे छोड़ दिया और वो आगे निकल गई। दूसरा हमारा वर्ड है सरपास। सरपास का मतलब होता है कि किसी से बेटर परफॉर्म करना या फिर उससे आगे निकल जाना। सरपास ये जो वर्ड है वो ओवरऑल एक्सेलेंस को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसने सबके मार्क्स सरपास कर दिए, सबके मार्क्स सरपास कर दिए, यानी कि सभी के जो जितने भी मार्क्स थे सबको पीछे पछाड़ दिया, और खुद के जो मार्क्स है वो सबसे मतलब कि ज़्यादा थे उसके, यानी कि उसने क्या किया कि वो सबसे आगे निकल गया बाकी स्टूडेंट को छोड़कर। इस तरीके से हम कह सकते हैं, तो ये होता है सरपास। और अगला वर्ड हमारा आता है आउटस्ट्रिप। इसका मतलब होता है कि किसी से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना। जैसे कि मान लीजिए कि डिमांड ने क्या किया है, सप्लाई को आउटस्ट्रिप कर दिया है, यानी कि जितनी सप्लाई नहीं हो पा रही है उतनी तो लोगों की डिमांड आ चुकी है। डिमांड क्या कर गई है, तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आउटस्ट्रिप यानी होता क्या है।
तो ये जो आउटस्ट्रिप है और ये जो आउटपेस है, इन दोनों का जो मीनिंग है ये काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, ये दो आपको ध्यान रखना है। हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि लैग है, ट्रेल है या फिर फॉल बिहाइंड है। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड आता है लैग। लैग का मतलब होता है कि पीछे रह जाना। आउटपेस में लोग आगे निकल जाते हैं, जबकि लैग में क्या करते हैं, पीछे रह जाते हैं। जैसे कि फास्ट रनर जो है वो सबको आउटपेस करता है, जबकि इंजर्ड रनर रेस में लैग कर जाता है, भाई वो रुक जाता है या फिर पीछे रह जाता है, ठीक है, अटक जाता है। उस तरीके से हम कहेंगे लैग करना। दूसरा हमारा वर्ड है ट्रेल। ट्रेल का क्या मतलब होता है कि किसी से, मतलब कि किसी के पीछे चलना या फिर पीछे रहना, उसे हम जो है वो ट्रेल कहेंगे। जैसे कि आउटपेस लीड लेना दिखाता है, जबकि ट्रेल फॉलो करना है, फिर पीछे रहना दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि विनिंग टीम ने क्या कर दिया, सबको आउटपेस कर दिया, यानी कि सबको पीछे छोड़ दिया, लेकिन दूसरी टीम उनके पीछे ट्रेल करती रही। अब जो सेकंड आई है वो टीम, तो वो क्या कर रही है, ट्रेल कर रही है, दूसरे नंबर पर है या फिर उनके पीछे है। उनके पीछे है ग्रोथ या फिर सक्सेस या फिर प्रोग्रेस में। इस तरीके से हम कहेंगे कि ट्रेल यानी होता क्या है। और हमारा तीसरा एंटोनिम आता है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का क्या मतलब होता है कि प्रोग्रेस या फिर स्पीड में दूसरों से पीछे रह जाना, उसे हम कहेंगे फॉल बिहाइंड। जैसे कि हम पीछे गिराना कहते हैं ना, फॉल का मतलब होता है गिराना, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। पीछे गिराना यानी कि पीछे छोड़ देना किसी को, या फिर मतलब कि स्पीड में दूसरों से पीछे रह जाना। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है, जो कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ने क्या किया, सबको आउटपेस कर दिया, सबसे आगे निकल गया, तो ये तो हो गया आउटपेस करना। लेकिन जो रेगुलरली स्टडी नहीं करता है, वो क्या हो रहा है, फॉल बिहाइंड हो रहा है, वो सबसे पीछे रह रहा है। तो ये डिफरेंस होता है आउटपेस और फॉल बिहाइंड में। आपको जो है वो डिफरेंसेस समझते हुए चलना है, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सा वर्ड हम कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने इस वर्ड के डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक सेंटेंस है, शी आउटपेस हर क्लासमेट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने अपने क्लासमेट से बेटर परफॉर्मेंस की और उनसे वो जो है वो आगे निकल गई, यानी कि प्रोग्रेस में। तो यहाँ पर आउटपेस का मतलब स्पीड, प्रोग्रेस या फिर अचीवमेंट में दूसरों से, मतलब कि दूसरों को पीछे छोड़ने से है। इस तरीके से हमने समझा है कि आउटपेस यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पाइवटल। इसे जो है वो पाइवटल भी प्रोनाउंस किया जा सकता है या फिर पिवटल भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। दोस्तों पाइवटल का मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी कि जो मुख्य होता है, बहुत ही अहम होता है, ओके, बहुत ही मतलब कि ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, पाइवटल हम उसे कह सकते हैं। यानी कि पाइवटल का मतलब होता है ऐसा जो किसी सिचुएशन, किसी इवेंट या फिर किसी डिसीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही डिसाइसिव रोल निभाता हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी रिजल्ट को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है, तो उसे हम जो है वो पाइवटल कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये वर्ड पाइवट से बना है। पाइवट जिसका मतलब होता है कि केंद्र या फिर एक्सिस, जिसके अराउंड कोई चीज़ घूमती है। इसी तरह पाइवटल किसी सिचुएशन का सेंटर होता है या फिर सेंट्रल या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस चीज़ से आपको समझना है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर एक फुटबॉल मैच में एक प्लेयर लास्ट मिनट में विनिंग गोल कर देता है, तो उसका जो रोल है वो मैच जीतने के लिए कैसा था, पाइवटल था, बहुत ही अहम था, बहुत ही मुख्य था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस तरीके से आप समझो। या फिर वैसे अगर टीचर की जो गाइडेंस है उसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में टॉप कर गया, तो टीचर का जो रोल है वो स्टूडेंट के लाइफ में कैसा था, पाइवटल था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। यानी कि हमारे लाइफ में भी देखिए कि आप जो है वो हमारे पेरेंट्स है या फिर हमारे फ्रेंड्स है, हमारे जो टीचर्स है, वो कैसा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, पाइवटल रोल प्ले करते हैं हमारी सक्सेस में। इस तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि जैसे सक्सेस में टीचर का इंपॉर्टेंट रोल, मैच जिताने वाला गोल या फिर कंपनी की ग्रोथ का इंपॉर्टेंट डिसीजन, हिस्ट्री को बदलने वाला कोई इवेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, पाइवटल के हैं। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि पाइवटल का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई बात आपको बोल रही हूँ कि इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है, तो आपको ये समझना है कि सिर्फ ये एक ही मतलब नहीं होता है, और भी मीनिंग इसके साथ आते हैं। नहीं तो आप कहोगे कि अभी आप बोल रहे थे कि पाइवटल यानी इंपॉर्टेंट होता है, तो होता तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ और भी ज़्यादा चीज़ें जुड़कर आती है, वो भी हमें समझना ज़रूरी है। सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऐसे नहीं कहा मैंने कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ ज़रूरी होती है। लेकिन पाइवटल का मतलब होता है कोई चीज़ इतनी ज़रूरी, कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट कि उसके बिना रिजल्ट या फिर सिचुएशन काफ़ी अलग हो जाती है, तो उसे हम पाइवटल कहेंगे। अब समझ पा रहे हैं आप डिफरेंस क्या होता है इंपॉर्टेंट और पाइवटल में। तो ये वर्ड्स जो है वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जो है वो दो वर्ड्स के बीच में कन्फ्यूज़ ना हो और उन्हें मिसअंडरस्टैंड ना करें। जैसे कि मान लीजिए कि होमवर्क कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है यानी कि ज़रूरी है, ये होता है किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट होना। लेकिन फाइनल एग्जाम का रिजल्ट फ्यूचर करियर के लिए पाइवटल है। अगर आपके पास वो फाइनल
एग्जाम का रिजल्ट नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसकी वजह से आपकी जो फ्यूचर कंडीशन है, आपकी जो सिचुएशन है वो कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पाइवटल का मतलब होता है किसी चीज़ का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा ज़रूरी होना कि उसके बिना जो हमारी लाइफ है, उसके बिना जो कोई भी किसी चीज़ का जो रिजल्ट है, आउटकम है या फिर जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग हो सकती है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है कि फाइनल एग्जाम का रिजल्ट फ्यूचर करियर के लिए कैसा है, पाइवटल है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। तो ये होता है किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट होना और पाइवटल होना। ओके, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि क्रूशल है, वाइटल है या फिर की है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्रूशल। क्रूशल का क्या मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर डिसाइसिव होना। ठीक है, क्रूशल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना। जैसे कि मान लीजिए कि फाइनल इंटरव्यू जो है वो करियर के लिए क्रूशल था। क्रूशल था यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उस पर मेरा पूरा करियर डिपेंड करता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि क्रूशल यानी होता क्या है। अगला हमारा वर्ड आता है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी या फिर एसेंशियल होना किसी दूसरी चीज़ का, तो उसे हम वाइटल कह सकते हैं। वाइटल बेसिकली नेसेसिटी को दिखाता है। जैसे कि वाटर, जो पानी है, वो हमारी लाइफ के लिए क्या है, वाइटल है, ज़रूरी है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। इस तरीके से हम कहेंगे कि वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए क्या है, वाइटल है। इस तरीके से जो है वो आप यूज़ करते चलिएगा, सारे वर्ड्स को डेली लाइफ में कॉन्वर्जेशन में यूज़ करिए, आपको जो है वो बहुत ही अच्छी हैबिट हो जाएगी। आपको जो है वो सारे वर्ड जो है वो ऐसे याद रहने लग जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है की का क्या मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट या फिर जो मेन होता है। जैसे कि की का क्या मतलब होता है, चाबी होता है, किसी चीज़ की चाबी, उसे हम क्या कहेंगे कि भाई चाबी है किसी चीज़ की, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है। ठीक है, उसे हम कहते हैं की। जैसे कम्युनिकेशन क्या है, एक की स्किल है। कम्युनिकेशन हमें आना ही चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी लैंग्वेज में हो, बेटर कम्युनिकेशन हमें करते आना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे कि की है, ये एक स्किल है, इस तरीके से। तो ये हो गए सारे हमारे सिनोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि अनइम्पॉर्टेंट है, माइनर है या फिर ट्रिवियल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अनइम्पॉर्टेंट। जैसे कि आपको वर्ड देखकर ही पता चल रहा है कि अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, जो इतना ज़रूरी नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, अनइम्पॉर्टेंट हम उसे कहेंगे। दूसरा हमारा वर्ड आता है माइनर। माइनर का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ही छोटी होती है या फिर कम इंपॉर्टेंस वाली होती है। छोटी मतलब कि साइज में छोटी से नहीं है, बल्कि उसका औहदा या फिर उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंस के सेंस में अगर कोई चीज़ छोटी है, कम इंपॉर्टेंस वाली है, तो उसे हम माइनर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिफॉर्म में छोटा सा चेंज, ये क्या है, तो एक माइनर इशू है कि भाई छोटा सा चेंज है, इसलिए माइनर कहेंगे हम इसे। तो ये होता है किसी चीज़ का माइनर होना। और ट्रिवियल हमारा तीसरा वर्ड आता है। ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत ही छोटी या फिर इनसिग्निफिकेंट चीज़। जैसे कि अभी हमने माइनर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये वर्ड है। तो जैसे कि मान लीजिए कि पेन का जो कलर है वो एक ट्रिवियल मैटर है, कि भाई छोटी सी चीज़ है, पेन के कलर में कौन सी बड़ी बात है, कोई सा भी कलर यूज़ कर लो। तो ये होता है किसी चीज़ का ट्रिवियल होना। ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटी होना या फिर ऐसी चीज़ जिस पर मतलब कि इतना ध्यान देने लायक नहीं है, इस तरीके से। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ड्रेस है, कोई कपड़ा है, उस पर अगर मान लीजिए कि छोटा सा मतलब कि बहुत ही छोटा सा कोई स्क्रैच टाइप है या फिर कोई धागा सा जो है वो निकल गया है, तो आप क्या कहोगे कि ये तो ट्रिवियल सी बात है, इस पर कोई ध्यान देने लायक बात ये नहीं है, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, हर डिसीजन वॉज पाइवटल। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसका जो फैसला था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिसाइसिव था, जिससे फाइनल रिजल्ट को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया। तो यहाँ पर पाइवटल का मतलब ऐसा सेंट्रल और क्रूशियल रोल है जिसके बिना आउटकम अलग हो सकता था, यानी कि उसका अगर डिसीजन बदलता तो उसका आउटकम भी बदलता, इसलिए उसका डिसीजन कैसा था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पाइवटल था। इस तरीके से आपको समझना है कि पाइवटल यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेप्लेनिश। दोस्तों रेप्लेनिश का मतलब होता है फिर से भरना, यानी कि मतलब कि किसी चीज़ की कमी पूरी करना या फिर दोबारा जो है वो किसी चीज़ को उपलब्ध कराना, उसे हम कहते हैं रेप्लेनिश। यानी कि रेप्लेनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा भर देना या फिर उसकी कमी को पूरा कर देना। जब कोई चीज़ यानी कि यूज़ होने की वजह से कम हो जाती है और उसे जो है वो फिर से उसकी पहली वाली क्वांटिटी के लेवल तक लाया जाता है, तब उसे हम जो है वो रेप्लेनिश कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर हम वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कहीं पर अगर पानी मतलब कि ख़त्म हो चुका
है तो पानी फिर से भरना। एनर्जी के लिए हम कर सकते हैं स्टॉक, सप्लाईज, पैसे, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर एक सुपरमार्केट में किसी प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाए और नया स्टॉक लाकर उसे जो है वो उसके जो शेल्व्स है जहाँ पर वो सामान पड़ा रहता था उसको जो है वो फिर से भर दिया जाए, तो सुपरमार्केट ने क्या किया है, अपना स्टॉक रेप्लेनिश किया है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे ही अगर एक्सरसाइज के बाद अगर मान लीजिए कि पानी पीने से बॉडी में जो फ्लूइड्स की कमी पूरी हो जाती है, तो पानी ने क्या किया है कि बॉडी को जो है वो रेप्लेनिश किया है, यानी कि बॉडी को फिर से जो है वो पूरा कर दिया है, यानी कि जो फ्लूइड्स है उस जिसकी कमी हो गई थी हमारी एक्सरसाइज करने की वजह से, वो सारी क्वांटिटी वापस पूरी कर दी है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि रेप्लेनिश यानी होता क्या है, यानी कि पानी की बॉटल जो है वो दोबारा भरना, शॉप का स्टॉक फिर से भरना, एक्सरसाइज के बाद एनर्जी का वापस आना, किचन की ग्रोसरीज दोबारा लाना। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो रेप्लेनिश का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या ध्यान रखिएगा कि रेप्लेनिश का मतलब सिर्फ फिल करना नहीं होता। फिल करना मतलब होता है किसी चीज़ को भरना, ठीक है, किसी भी चीज़ को भर देना। रेप्लेनिश का मतलब होता है जो चीज़ कम हो गई हो उसे दोबारा भरना या फिर रिस्टोर करना। जैसे कि मान लीजिए कि उसने जो है वो खाली ग्लास में पानी भरा, तो ये तो होता है भाई फिल करना, लेकिन उसने जो है वो बॉटल का पानी खत्म होने के बाद उसे दोबारा भर दिया, तो ये होता है रेप्लेनिश करना, कि किसी चीज़ में जो है वो मतलब कि कोई चीज़ खत्म हो गई थी तब आपने भरी है, ना कि कोई चीज़ पहले से खाली थी इसलिए आपने भर दी। ओके, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास से पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि रिफिल, रिस्टोर या फिर रीस्टॉक। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिफिल। रिफिल का मतलब होता है किसी कंटेनर या फिर मतलब कि किसी बर्तन को दोबारा भरना। ओके, रिफिल कंटेनर्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि जब किसी बर्तन में किसी मतलब कि कंटेनर में हम कुछ भरते हैं तब हम क्या करेंगे, रिफिल का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि उसने अपनी वाटर बॉटल रिफिल की यानी कि भर दी, इस तरीके से। रिस्टोर हमारा दूसरा वर्ड है। रिस्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी पहली वाली कंडीशन या फिर उसके लेवल पर वापस लाना। रिस्टोर जनरल रिकवरी को दिखाता है। जैसे कि रेस्ट ने क्या किया, यानी कि आराम करने से उसकी स्ट्रेंथ रिस्टोर हो गई, यानी कि जो वो जैसे वो पहला था वैसे वो मतलब पहले जैसा था वैसे वापस हो गया, उसे हम कहते हैं रिस्टोर करना, कि किसी चीज़ को पहली वाली कंडीशन में वापस ले जाना। ओके, और तीसरा हमारा वर्ड आता है रीस्टॉक। रीस्टॉक का मतलब होता है कि किसी शॉप या फिर वेयर हाउस में नया स्टॉक भर देना। ओके, दोबारा भरना, उसे हम कहते हैं रीस्टॉक करना। जैसे कि मान लीजिए कि शॉप में जो है वो रिस्टॉक किया गया यानी कि सामान को वापस भरा गया, इस तरीके से हम समझेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डिप्लीट है, ड्रेन है या फिर एग्जॉस्ट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे खत्म या फिर बहुत ही कम कर देना। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कोई चीज़ भर रही है, ओके, किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। अब किसी चीज़ के खाली होने को, कम होने को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिप्लीट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को धीरे धीरे खत्म करना या फिर बहुत ही कम कर देना। रेप्लेनिश में कमी को पूरा किया जाता है, जबकि रेप्लीट क्वांटिटी को कम कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि रेन वाटर ने जो है वो रेन वाटर टैंक्स को रेप्लेनिश करता है, ठीक है, यानी कि बारिश का पानी क्या करता है, जो टैंक्स होते हैं उनको भरता है। जबकि जो ड्रॉड यानी कि जो सूखा है, यानी कि जब सूखा पड़ जाता है तब क्या होता है कि वाटर सप्लाई को डिप्लीट कर दिया जाता है यानी कि कम कर दिया जाता है। इस तरीके से आपको समझना है कि रेप्लेनिश और डिप्लीट में डिफरेंस क्या है। अगला हमारा वर्ड आता है ड्रेन। दोस्तों, ड्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को खाली कर देना या फिर उसकी एनर्जी या फिर रिसोर्सेज निकाल देना। जैसे कि मान लीजिए कि ज़्यादा अगर आप काम करते हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अगर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, तो उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो क्या कर सकती है, ड्रेन कर सकती है, यानी कि ड्रेन हो जाती है आपकी एनर्जी, यानी कि कम हो जाती है, इस तरीके से। और तीसरा हमारा वर्ड आता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का क्या मतलब होता है, किसी रिसोर्स या फिर एनर्जी को पूरी तरीके से यूज़ कर लेना, या फिर एग्जॉस्ट का एक ये भी मतलब होता है कि थक जाना, ठीक है, उसे भी हम जो है वो एग्जॉस्ट कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अच्छा खाना हम जो है वो मतलब कि जो खाना खाते हैं, हेल्दी फूड जो हम खाते हैं, उससे हमारी बॉडी क्या होती है, रेप्लेनिश होती है, हमारी जो बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो भरे जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूस एक्सरसाइज बिना किसी रेस्ट के वो हमारी क्या करेगी, एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देगी, हमें थका देगी। ये डिफरेंस होता है रेप्लेनिश करने में और एग्जॉस्ट करने में। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले यानी कि एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है
कि प्लीज़ रेप्लेनिश द वाटर बॉटल। इस सेंटेंस का मतलब है कि वाटर बॉटल में जो है वो पानी कम या फिर ख़त्म हो गया है, इसलिए उसे दोबारा भर दो। यानी कि पहले उसमें पानी मौजूद था और वो जब ख़त्म हुआ तो तब उसे हम क्या कहेंगे, रेप्लेनिश करना हम कहेंगे। किसी चीज़ यानी कि खाली चीज़ को शुरुआत से भरना उसे हम रेप्लेनिश नहीं कहते हैं। जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, यूज़ हम कर लेते हैं, तब अगर हम उसे भरते हैं, फिर से रिफ़िल करते हैं, फिर उसमें कोई चीज़ भरी जाती है, तब हम यूज़ करते हैं रेप्लेनिश का। आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पॉइग्नेंट। दोस्तों पॉइग्नेंट का क्या मतलब होता है, जो हृदय स्पर्शी यानी कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो आपके दिल को छू जाती है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है, भावुक कर देती है, गहरी भावनाएं आपकी जगा देती है, तो उसे हम जो है वो पॉइग्नेंट कह सकते हैं। यानी कि पॉइग्नेंट का मतलब होता है ऐसी बात, ऐसा कोई सीन, ऐसी कोई मेमोरी या फिर ऐसा कोई अनुभव जो दिल को मतलब कि गहराई से छू ले और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, खासकर सैडनेस या फिर जो सिंपैथी है वो आपके अंदर पैदा करे। जब कोई चीज़ देखकर या फिर सुनकर आपका जो दिल है वो इमोशनल हो जाता है तो उसे पॉइग्नेंट कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक मूवी है, उसमें जो है वो माँ और बेटे का इमोशनल रीयूनियन दिखाया जाता है और उसे देखकर ऑडियंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो सीन जो है वो पॉइग्नेंट कहलाया जा सकता है। वैसे अगर कोई अपने चाइल्डहुड की इमोशनल मेमोरीज शेयर करता है जो सबका दिल छू लेती है, तो वो भी एक पॉइग्नेंट स्टोरी हो सकती है। यानी कि दिल को छू लेने वाली कोई स्पीच, इमोशनल मूवी का सीन, पुरानी यादों से जुड़ी हुई कोई कहानी, किसी अपने को अलविदा कहने का जो मूवमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो पॉइग्नेंट का ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों पॉइग्नेंट का जो मतलब है वो सिर्फ सैड नहीं होता। सैड का तो मतलब होता है दुखी होना, लेकिन पॉइग्नेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दिल को गहराई से छू ले और स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके जगाए, चाहे वो सैडनेस हो या फिर इमोशनल वार्मथ हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जो है वो एग्जाम में फेल हो गया और वो फेल होने की वजह से जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी है, तो दुखी होना यानी कि वो तो मतलब कि सैड है। लेकिन मान लीजिए कि रिटायरमेंट पे जो है वो टीचर की फेयरवेल स्पीच सुनकर सबकी आंखें जो है वो नम हो गई, भर गई, तो ये होता है किसी का पॉइग्नेंट होना, भावुक हो जाना एक तरीके से। ठीक है, डिफरेंस आपको समझना है कि सैड और पॉइग्नेंट में डिफरेंस यानी कि अंतर होता क्या है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि टचिंग है, मूविंग है या फिर हार्टफेल्ट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है टचिंग। टचिंग का मतलब होता है दिल को छू लेने वाला। ओके, टचिंग क्या है, तो एक जनरल इमोशनल फीलिंग को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि चाइल्ड का जो मतलब कि थैंक यू है, किसी बच्चे का थैंक यू नोट बहुत ही टचिंग हो सकता है, हमें इमोशनल फील करवा सकता है कि भाई छोटे से बच्चे ने कितने अच्छे अंदाज में जो है वो थैंक यू बोला है, थैंक यू नोट दिया है, इस तरीके से। मूविंग हमारा दूसरा वर्ड आता है। मूविंग का क्या मतलब होता है, जो इमोशनली अफेक्ट करने वाला होता है, उससे हम क्या कहेंगे, मूविंग कहेंगे। जैसे कि आप ऐसा कह सकते हो कि भाई डॉक्यूमेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मूविंग थी यानी कि इमोशनली जो है वो आपको अफेक्ट कर गई, आप पर जो है वो इमोशनल असर डाल गई, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि मूविंग किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है हार्टफेल्ट। हार्टफेल्ट का मतलब है कि दिल से निकला हुआ और सिंसियर, उसे हम हार्टफेल्ट कहेंगे। ठीक है, हार्टफेल्ट जो है वो स्पीकर की सिंसियरिटी को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि उसका जो हार्टफेल्ट थैंक यू है वो सबको पसंद आया, यानी कि वो जो थैंक यू था वो कैसा था, बहुत ही सिंसियर था और दिल से निकला था। इस तरीके से हम कहेंगे कि हार्टफेल्ट यानी होता क्या है। अब दोस्तों ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि अनइमोशनल है, इनडिफरेंट है या फिर ट्रिवियल है। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला वर्ड हमारा आता है अनइमोशनल। इसका मतलब होता है बिना किसी इमोशंस के। ओके, पॉइग्नेंट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन जगाता है, जबकि अनइमोशनल में इमोशंस का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का जो फेयरवेल स्पीच है वो पॉइग्नेंट था, बहुत ही भावुक कर देने वाला था, लेकिन ऑफिशियल नोटिस कैसी थी, बिल्कुल अनइमोशनल थी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा आता है इनडिफरेंट। इसका मतलब होता है कि किसी की बात से कोई इमोशनल कंसर्न ना होना, कोई फ़र्क ना पड़ना, उसे हम जो है वो इनडिफरेंट कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग जो है वो किसी के प्रति इनडिफरेंट होते हैं, यानी कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके साथ कुछ भी हो जाए, तो ये होता है किसी के प्रति इनडिफरेंट होना। जैसे कि आपके मतलब जब आप सेंसिटिव नहीं होते हो, आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, आप जो है वो बिल्कुल निर्दयी टाइप बिहेव करते हो, तो उसे हम इनडिफरेंट होना कह सकते हैं। और तीसरा हमारा वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल तो हमने अभी जस्ट एक दो वर्ड्स पहले पीछे ही पढ़ा था कि ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत ही कोई छोटी चीज़, बहुत ही कोई इनसिग्निफिकेंट चीज़ जो इंपॉर्टेंस देने लायक नहीं है या फिर ध्यान देने लायक नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो ट्रिवियल कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जो है वो बहुत ज़्यादा गॉसिप करता है, डेली गॉसिप करता है, तो वो क्या है, एक ट्रिवियल मैटर है कि भाई ध्यान देने लायक मैटर नहीं, उसका तो रोज़ का है। इस तरीके से हम कहेंगे कि ट्रिवियल यानी होता क्या है।
अब दोस्तों हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हर फेयरवेल स्पीच वॉज पॉइग्नेंट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसकी फेयरवेल स्पीच इतनी ज़्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग थी कि उसने सबके दिल को मतलब कि छू लिया। तो यहाँ पर पॉइग्नेंट का मतलब गहरी भावनाओं को जगाने वाला और इमोशनली मूविंग है, ना कि सिर्फ दुखी करने वाला। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पॉइग्नेंट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बंकम। दोस्तों बंकम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बकवास, निरर्थक बातें, ऐसी बातें जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, या फिर बेकार की बातें, खोखली बातें, आधारहीन बातें। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बंकम। यानी कि बंकम का मतलब होता है ऐसी बातें जो बिल्कुल बेकार हो, मीनिंगलेस हो, झूठी हो, या फिर बिना किसी लॉजिक और फैक्ट के हो। ठीक है, जब कोई व्यक्ति सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए या फिर बिना सच्चाई के बड़ी बड़ी बातें करता है तो उन बातों को हम बंकम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट है, वो कहे कि मतलब कि एक प्रोडक्ट सिर्फ एक दिन में ही सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा, तो लेकिन उसका जो है वो कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि भाई वो प्रोडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उस क्लेम को हम क्या कह सकते हैं? कि बंकम कह सकते हैं कि भाई बकवास की बातें, बेकार की बातें, खोखली बातें, जैसा कहा जा रहा है वैसा होता तो है नहीं, तो उसे हम बंकम कह सकते हैं। वैसे अगर कोई पॉलिटिशियन है बिना फैक्ट या फिर मतलब कि बिना फैक्ट के जो है वो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करता है कि अगर आप जीता के लाओगे तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो उन प्रोमिसेस को भी बंकम कहा जा सकता है कि जैसा अगर कहा जा रहा है वैसा होने वाला तो है नहीं। तो बातें कैसी हैं? बकवास बातें, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनके कोई सिर पैर वाली बातें नहीं, यानी कि सिर पैर की बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं लोग, या फिर खोखली बातें हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बंकम यानी होता क्या है? यानी कि बिना प्रूफ के बड़े बड़े दावे करना, सिर्फ इंप्रेस करने के लिए जो है वो किसी से जो है वो झूठी बातें कहना, फेक प्रोमिसेस करना, लॉजिक के बिना आर्ग्यूमेंट्स देना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो बंकम का ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों बंकम का जो मतलब है ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता है। झूठ बोलने का क्या मतलब होता है? जानबूझकर लाई करने का मतलब होता है जानबूझकर झूठ बोलना। लेकिन बंकम का मतलब होता है ऐसी बात जो नॉनसेंस हो, फुलिश हो या फिर बेसलेस हो। ओके, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जानबूझकर झूठ ही हो। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि हमने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी थी कि अगर किसी ने अपनी एज के बारे में जो है वो झूठ बोला है तो ये होता है लाई करना। किसी ने जो है वो अपने फ्रेंड से जो है वो झूठ बोला है तो ये भी होता है लाई करना। लेकिन उसने बिना प्रूफ के एक अजीब और बेकार से क्लेम्स किए हैं, कोई दावे किए हैं, तो ये होता है बंकम कि भाई इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है, कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, तो इस बात को कोई मानेगा क्यों? इसे हम कहते हैं बंकम। ओके, आपको डिफरेंस समझना है कि लाई और बंकम में डिफरेंस होता क्या है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर हमारे आगे बढ़ा जाए और सिनोनिम्स को डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि नॉनसेंस है, रबिश है या फिर बॉल्डर डैश है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है बेकार या फिर मीनिंगलेस बातें। नॉनसेंस कैसा वर्ड है? जनरल वर्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की एक्सप्लेनेशन थी बिल्कुल नॉनसेंस थी तो उसे हम नॉनसेंस कहते हैं, यानी कि कोई सेंस नहीं बनता उसकी बातों का, तो उसे हम कहेंगे नॉनसेंस। अगला हमारा वर्ड आता है रबिश। रबिश का क्या मतलब होता है? बहुत ही बेकार, बहुत ही गलत बात, उसे हम क्या कहेंगे? रबिश हम उसे कहेंगे। जैसे कि फेक न्यूज़ रबिश हो सकती है कि भाई बहुत ही गलत है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल अर्थहीन है, कोई मतलब ही नहीं है, उसे हम रबिश कहेंगे। ओके, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बॉल्डर डैश। बॉल्डर डैश का मतलब होता है बिल्कुल एब्सर्ड या फिर मीनिंगलेस बातें। ठीक है, बॉल्डर डैश ओल्ड फैशन वर्ड है जो कि कंप्लीट नॉनसेंस को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो उसके एक्सक्यूज को बॉल्डर डैश कहा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉल्डर डैश यानी होता क्या है। तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स अगेन आते हैं जैसे कि ट्रुथ है, फैक्ट है या फिर सेंस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो ट्रुथ को सामने ला दिया, सच्चाई को सामने ला दिया, यानी कि जो सच्ची बातें थी वो सामने आ गई, उसे हम कहेंगे ट्रुथ। ओके, इसके बाद अगला वर्ड आता है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है ऐसी बात जो प्रूफ के साथ सही होती है तो उसे हम जो है वो फैक्ट कह सकते हैं। जैसे कि साइंटिफिक रिपोर्ट जो होती है वो फैक्ट पर बेस्ड होती है तो उसे हम जो है वो फैक्ट कहेंगे। सेंस हमारा तीसरा वर्ड है। सेंस का क्या मतलब होता है? लॉजिकल और रीजनेबल बातें। ठीक है, बंकम बिल्कुल इलॉजिकल होता है जबकि सेंस लॉजिकल और मीनिंगफुल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का आर्ग्यूमेंट जो है वो बंकम था यानी कि बिल्कुल बेतुका सा था, लेकिन जज का जो डिसीजन है वो पूरी तरीके से सेंस पर बेस होता है, यानी कि उन्हें जो है वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से, रीजनेबल तरीके से जो है वो मतलब कि डिसीजन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कि सेंस यानी होता क्या है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है दैट्स कंप्लीट बंकम।
यानी कि इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल बेकार है, बेसलेस है, नॉनसेंस बात है। इस तरीके से जब हम कहते हैं ना कि ये तो भाई बिल्कुल बेकार सी बात है, तब आप जो है वो बंकम का यूज़ करिए कि दैट्स कंप्लीट बंकम, यानी कि ये बहुत ही बेकार बेतुकी सी बात है, यानी कि बिना सिर पैर वाली बात है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा ये भी वर्ड कंप्लीट। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्यूडेंस। दोस्तों इम्प्यूडेंस का मतलब होता है ढिठाई, बदतमीजी या फिर बेअदबी या फिर निर्लज्ज व्यवहार करना, यानी कि किसी से बदतमीजी से पेश आना, बहुत ही रूड तरीके से पेश आना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इम्प्यूडेंस कह सकते हैं। यानी कि इम्प्यूडेंस का मतलब होता है ऐसा रूड, ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल या फिर शेमलेस बिहेवियर जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी रिस्पेक्ट के दूसरों से बात करे या फिर बिहेव करे। जब कोई इंसान एल्डर्स या फिर यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग है या फिर हमारे जो टीचर्स है, पेरेंट्स है, या फिर किसी भी पर्सन के साथ बदतमीजी या फिर एक्सेसिव बोल्डनेस दिखाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्यूडेंस हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट है जो कि टीचर से गुस्से से बदतमीजी से बात करता है, उनकी बात की रिस्पेक्ट नहीं करता, उनकी बातें नहीं मानता, तो उसका बिहेवियर कैसा है, इम्प्यूडेंस है, बहुत ही बदतमीज है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे अगर कोई मान लीजिए कि ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है जो कि अपने मैनेजर से रूड टोन में मतलब कि उसे जवाब देता है या फिर बातें करता है, तो उसे भी हम जो है वो इम्प्यूडेंस कह सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा कि टीचर से बदतमीजी से बात करना, पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करना, सीनियर से रूड जवाब देना या फिर बिना शर्म के एरोगेंट बिहेवियर दिखाना, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है किस चीज़ के हैं, इम्प्यूडेंस के ही एग्जांपल है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इम्प्यूडेंस का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि भाई इम्प्यूडेंस आपके अंदर, इम्प्यूडेंस आपके लिए यूज़ करना है आपको, तो मतलब कि कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर, आप जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो या फिर मतलब कि सीधा जवाब जो है वो आपको देना आ चुका है, तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस का तो मतलब होता है कि रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखना। कॉन्फिडेंस में रिस्पेक्ट भी तो दिखाई जा सकती है। ज़रूरी है क्या कि कॉन्फिडेंस में आप रूड तरीके से मतलब कि कॉन्फिडेंटली होकर बात करो? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है। लेकिन इम्प्यूडेंस का मतलब होता है कि इसमें रिस्पेक्ट की कमी होती है और इसी के साथ आप जो है वो रूड और बहुत ही शेमलेस बिहेवियर दिखाते हो। जैसे कि आपके अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, कॉन्फिडेंस आप दिखाते हो लेकिन नेगेटिव मैनर में दिखाते हो, नेगेटिव टोन में दिखाते हो, इस तरीके से आपको दिखाना है, यानी कि यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने जो है वो पोलाइटली अपनी ओपिनियन दे दी किसी बात पर, ठीक है, टीचर से बात की कि भाई मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा नहीं लगता, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्र तरीके से उसके ओपिनियन को कंसिडर भी किया जाएगा। तो ये होता है कॉन्फिडेंस कि अपने ओपिनियंस को रखना, किसी से ना डरना, पॉजिटिव सेंस में। लेकिन मान लीजिए कि स्टूडेंट ने जो है वो टीचर से बदतमीजी से ही बात कर ली, तो ये होता है इम्प्यूडेंस कि भाई उसने जो है वो बदतमीजी से बात की, बहुत ही निर्लज्ज व्यवहार दिखाया है। इस तरीके से हम कहेंगे कि इम्प्यूडेंस यानी होता क्या है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि इंसॉलेंस है, रूडनेस है या फिर ऑडेसिटी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इंसॉलेंस। इसका मतलब होता है कि किसी सीनियर या फिर अथॉरिटी के प्रति रूड या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना। इंसॉलेंस खासकर अथॉरिटी फिगर्स के प्रति बदतमीजी को दिखाना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एम्प्लॉय की इंसॉलेंस मैनेजर को पसंद नहीं आई, एम्प्लॉय की इंसॉलेंस यानी कि एम्प्लॉय की बदतमीजी मैनेजर को पसंद नहीं आई, उससे हम क्या कहेंगे, इंसॉलेंस हम उसे कह सकते हैं। और स्टूडेंट की इम्प्यूडेंस से पूरी क्लास हैरान थी, तो ये होता है कि इंसॉलेंस और इम्प्यूडेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है रूडनेस। रूडनेस का मतलब होता है बदतमीजी करना या फिर इम्पोलाइट बिहेवियर दिखाना। जैसे कि मान लीजिए कि कस्टमर ने जो है वो रूडनेस दिखाई, यानी कि उससे क्या हो गया कि स्टाफ पूरा अपसेट हो गया, तो ये होता है कि भाई रूड बिहेवियर करना, रूड बिहेवियर दिखाना, इस तरीके से। तीसरा हमारा वर्ड आता है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा बोल्डनेस या फिर जो कभी कभी डिसरिस्पेक्टफुल भी हो सकता है, यानी कि जब आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड बनने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि मैं भाई किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे जो है वो सामने वाले को जवाब देना आता है, मुझे कोई एक बोलेगा तो मैं चार बोलूँगा, इस तरीके से जो मतलब कि हमारे जो एक एटीट्यूड होता है उसे हम ऑडेसिटी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है कि ऑडेसिटी यानी होती क्या है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑडेसिटी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। हमारे सारे सिनोनिम्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि रिस्पेक्ट है, पोलाइटनेस है या फिर कर्टसी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है दूसरों को सम्मान देना, जैसे कि टीचर से अच्छे से बात करना, बड़ों का सम्मान करना, पेरेंट्स की बातें मानना, तो ये क्या है, रिस्पेक्ट दिखाना है कि भाई हम उनका सम्मान करते हैं। पोलाइटनेस का क्या मतलब होता है, विनम्र रहना, शिष्टाचार से बात करना, ठीक है। तो मतलब कि उसे हम कहेंगे पोलाइट, विनम्र रह के बात करना, ठीक है, बहुत ही मतलब कि सॉफ्ट टोन में बात करना, उसे पोलाइट होना कहते हैं।
कर्टसी, कर्टसी का मतलब होता है अच्छे मैनर्स और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाना। जब आपके जो है वो संस्कार अच्छे होते हैं, मैनर्स अच्छे होते हैं, तो उसे हम कर्टसी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई नया एम्प्लॉय आया है ऑफिस में, उसकी कर्टसी सबको पसंद आई, उसकी कर्टसी सबको पसंद आई यानी कि उसके मैनर सबको पसंद आए, उसका अच्छा बिहेवियर सबको पसंद आया कि सबसे वो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, सबसे प्यार से बातें कर रहा है, किसी से रूड बिहेवियर में बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि कोई उसे ओहदे में छोटा है तो उससे जो है वो मतलब कि तू करके बात कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यानी कि जो हमारे बेसिक मैनर्स होते हैं उसे हम कर्टेसी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो हो गए हमारे सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे सेंटेंस की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हिज इम्प्यूडेंस शॉक्ड एवरीवन। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी बदतमीजी और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर देखकर सब लोग हैरान रह गए, यानी कि दंग रह गए। सबको जो है वो हैरान कर दिया उसकी बदतमीजी ने। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इम्प्यूडेंस यानी होता क्या है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है अपीजमेंट। दोस्तों अपीजमेंट का मतलब होता है शांत कराने का प्रयास करना, किसी को मनाना, समझौते द्वारा जो है वो विवाद या फिर कोई मतलब कि झगड़ा टंटा जो है वो शांत करवाना, तो उसे हम जो है वो अपीजमेंट कह सकते हैं। ये नाउन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अपीजमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति, किसी ग्रुप या फिर कंट्री को शांत कराने के लिए उसकी डिमांड्स मान लेना या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना, समझौता करना, ठीक है, ताकि कन्फ्लिक्ट या फिर जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड किया जा सके। इस वर्ड का जो यूज़ है वो अक्सर पॉलिटिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ होता है, बिजनेस और डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। कभी कभी अपीजमेंट को नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है, जब किसी अनरीजनेबल डिमांड्स को जो है वो मान लेने से फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, तब भी हम जो है वो अपीजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन है और एक कंट्री जो है वो वॉर को अवॉइड करने के लिए दूसरी कंट्री से कुछ मतलब कि डिमांड्स मान लेती है कि भाई हम जो है वो तुम्हारी डिमांड्स को मान रहे हैं ताकि कम से कम झगड़ा या फिर जान माल की जो है वो मतलब कि हानि ना हो, तो इसे जो है वो अपीजमेंट कहा जा सकता है कि एक जो है वो एक तरफ से मतलब कि कोई एक झुक गया और उसने जो है वो डिमांड्स को मान ली या फिर मामले को शांत कराने की कोशिश की। वैसे अगर मान लीजिए कि पेरेंट जो है वो बार बार बच्चे की हर जिद को जो है वो सिर्फ चुप कराने के लिए जो है वो मान लेते हैं कि भाई जो है वो बच्चा किसी तरीके से तो चुप हो, तो इसकी जो जिद है वो मान लो, तो ये भी जो है वो एक तरीके का अपीजमेंट ही होता है। यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा है कि झगड़ा रोकने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, किसी की डिमांड्स मानकर उसे शांत करवा देना, वॉर अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट करना, बच्ची की जिद मान लेना ताकि वो चुप हो जाए, शांत हो जाए, खुश हो जाए। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के अंदर आती है, तो अपीजमेंट के अंदर ही आती है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अपीजमेंट का मतलब सिर्फ पीस नहीं होता। पीस का मतलब होता है शांति की सिचुएशन। अपीजमेंट का मतलब होता है शांति बनाए रखने के लिए डिमांड्स मान लेना या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। यानी कि पीस वो सिचुएशन है जहाँ पर ऑलरेडी शांति है, लेकिन अपीजमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पर शांति है नहीं, बल्कि उसे लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ रहा है, डिमांड्स माननी पड़ रही है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि दोनों फ्रेंड्स के बीच जो है वो अच्छा खासा रिलेशन है, यानी कि उसके बीच में क्या है, पीसफुल रिलेशनशिप है। तो ये होता है कि कोई भाई पीस है, ओके पीस है यानी कि शांति है दोनों के बीच में। लेकिन एक फ्रेंड ने जो है वो झगड़ा खत्म करने के लिए दूसरे की सारी डिमांड्स मान ली, यानी कि उनके बीच में झगड़ा था, पीस की स्थिति नहीं थी। तो झगड़े को मतलब कि शांत करवाने के लिए क्या कर लिया कि दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो उसे हम जो है वो अपीजमेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि पीस और अपीजमेंट में डिफरेंस यानी होता क्या है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि कॉन्सिलिएशन है, पैसिफिकेशन है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन का क्या मतलब होता है कि डिस्कशन और कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू डिस्प्यूट को पीसफुली सॉल्व कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी और वर्कर्स ने जो है वो कॉन्सिलिएशन के थ्रू जो है वो स्ट्राइक खत्म कर दी। मान लीजिए कि कोई वर्कर्स थे कंपनी में, उन्होंने जो है वो स्ट्राइक कर ली कि भाई हमें जो है वो हमारी सैलरी बढ़ाकर चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया कि बातचीत की, एक मीटिंग बुलाई, डिस्कशन किया कि हम जो है वो तुम्हारा इतना जो है वो मतलब कि जितनी सैलरी है उतनी थोड़ी सी बढ़ाकर आपको दे देंगे, स्ट्राइक बंद कर दो। तो एक चीज़ को सुधारने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। डिस्कशन के थ्रू जो है वो कोई मतलब कि तोड़ निकाला गया है, कोई मतलब कि रिजल्ट निकाला गया है। तो उसे हम कहते हैं कंसिलिएशन करना, यानी कि प्यार से जो है वो किसी बात को रफा दफा कर देना। दूसरा आता है पैसिफिकेशन। पैसिफिकेशन का मतलब होता है किसी सिचुएशन या फिर ग्रुप को शांत करना, ठीक है। जैसे कि पुलिस ने क्या किया, क्राउड की पैसिफिकेशन की। क्राउड की यानी कि भीड़ की जो है वो मतलब कि भीड़ को शांत कराने की कोशिश की। जब यानी कि सिचुएशन को या फिर ग्रुप को शांत कराने की बात आती है तब हम पैसिफिकेशन का यूज़ करते हैं। और तीसरा हमारा वर्ड आता है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब तो आपको पता है कि दोनों साइड का जब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट मतलब कि एडजस्टमेंट हो जाता है कि आपने भी एडजस्ट कर लिया, मैंने भी एडजस्ट कर लिया, तो ये होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन्होंने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़
कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया यानी कि दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें एडजस्ट कर ली, ये होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब दोस्तों हमारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि कन्फ्रंटेशन है, रेजिस्टेंस है या फिर डिफायंस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम का सीधा सामना करना, प्यार से नहीं समझाना या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कोई शांति वांति की बातें मत करना, डायरेक्ट जो है वो सीधा मतलब कि सामने खड़ा हो जाना कि भाई आओ लड़ो, क्या करना है वो करो। तो ये होता है सीधा सामना करना यानी कि कन्फ्रंट करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी मैनेजर ने जो है वो कस्टमर की हर डिमांड मानकर उसके साथ अपीजमेंट किया, ये तो हो गई कि भाई शांति से बातें कर ली। लेकिन दूसरे मैनेजर ने जो है वो इशू का कन्फ्रंटेशन किया, नहीं भाई बात क्यों माननी है, कन्फ्रंट करो, सामना करो कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो ये होता है किसी का कन्फ्रंटेशन करना, सामना करना, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी डिमांड या फिर प्रेशर का विरोध करना। जब हम जो है वो किसी चीज़ को रेजिस्ट करना यानी कि जब हम उसके लिए हम हाथ पैर मारते हैं, ठीक है, प्रेशर का विरोध करते हैं, तो उसे हम जो है वो रेजिस्टेंस कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंट्री ने जो है वो रेजिस्टेंस दिखाया यानी कि प्रेशर का विरोध किया। मान लीजिए कि कोई कंट्री है, दो कंट्री है, उन्होंने जो है वो आपस में समझौता कर लिया, प्यार से समझा लिया कि भाई हमें कोई वॉर नहीं करना है, हम आपकी कुछ डिमांड्स मानेंगे, आप हमारी कुछ डिमांड्स मान लो, ये हो गया अपीजमेंट करना। लेकिन मान लीजिए कि किसी कंट्री ने कहा कि नहीं हमें कोई समझौता नहीं करना है, कोई शांति वाली बातें नहीं करनी है, हम रेजिस्ट करेंगे, हम सामना करेंगे, इस चीज़ का विरोध करेंगे कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। ये होता है रेजिस्टेंस करना, ठीक है। हमारा रेजिस्टेंस भी वर्ड हमने डिस्कस कर लिया। और तीसरा हमारा आता है डिफायंस। दोस्तों डिफायंस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है खुलकर विरोध करना या फिर मना कर देना। अपीजमेंट में झुकना होता है और डिफायंस में झुकने से इनकार होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी ने जो है वो कस्टमर्स की अनरीजनेबल डिमांड्स का अपीजमेंट किया, लेकिन दूसरी कंपनी ने उन डिमांड्स के खिलाफ डिफायंस किया कि भाई ये डिमांड्स तुम्हारी पूरी नहीं होंगी, खरीदना है तो करो नहीं तो मत करो, इस तरीके से। ये होता है डिफायंस करना, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, तो ये हमारे सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, अपीजमेंट डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इस सेंटेंस का मतलब है कि सिर्फ डिमांड्स मान लेने या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो यहाँ पर अपीजमेंट का मतलब कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए कंसेशन देना था, ओके। लेकिन इस केस में उस स्ट्रैटेजी से डिजायर रिजल्ट मिला ही नहीं। तो इस तरीके से हमें समझना है कि अपीजमेंट यानी होता क्या है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये जो सेशन है वो अच्छे से समझ आया है, सारे वर्ड्स भी आपको जो है वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा मतलब कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों आज की इस क्लास का PDF भी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से भी आप जो है वो आज की इस क्लास का PDF एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें जो है वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।